So hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good. जैसे कि हम लोग अभी कुछ PYQs कर रहे हैं फॉर योर गेट 2026, राइट? तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे फॉर सम क्वेश्चंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, है ना? बायोकेमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं एंड अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर देयर, राइट? तो उसी के रिलेटेड कुछ PYQs ही हम सॉल्व करने वाले हैं विद द एक्सप्लेनेशन, ताकि यदि आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्सप्लेनेशन से भी आपका वो रिवीजन हो जाएगा। और यदि आपको कहीं लगता है कि यस आप मिस कर रहे हो वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने शायद से कवर नहीं किया है, या फिर आपको रिवाइज नहीं कर पाए हो, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। गॉट इट? सो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद आवर क्लास। और पहला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। और हाँ, लिंक को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए और इसका फ़ायदा भी ले पाए। गॉट इट? सो हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। Determine the correctness or otherwise of the following assertion and reason. यानी assertion reason वाला क्वेश्चन है। assertion बोला है on a per carbon basis palmitic acid yields more ATP than glucose, और उसका रीजन है कार्बन्स इन palmitic acid are more reduced than those in glucose। अब हमको बताना है कि क्या ये assertion रीजन दोनों सही है, या फिर असर्शन सही है, रीजन नहीं है। यस, वॉट एवर आपका जो ऑप्शंस दिए है उसके हिसाब से हमको आंसर बताना है। गॉट इट? अब असर्शन में क्या दिया है कि ऑन अ पर कार्बन बेसिस palmitic एसिड यील्ड्स मोर एटीपी देन ग्लूकोज। क्या ये सही है? क्या हम बोल सकते हैं? देखो बच्चों, palmitic एसिड, इफ आई एम सेइंग palmitic एसिड का यदि हम फॉर्मूला भी देखें तो क्या होगा, याद है किसी को? Yes, it is a 16 कार्बन कंपाउंड, isn't it? 16 कार्बन कंपाउंड है हमारा ये palmitic एसिड। C16H कितना लेते हैं? 34O2, है ना? जबकि ग्लूकोज की बात करें तो ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6 हम कहते हैं, राइट? तो बच्चों यहाँ ये देख के भी हमको, एक तो फॉर्मूला देख के भी हमको समझ में आता है, या फिर कितने कार्बन कंपाउंड है इससे भी समझ में आता है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि palmitic एसिड जिसके पास 16 कार्बन है, यस, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यदि होता है, यस, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ palmitic एसिड यदि हम कहें, तो ये हमको कितने एटीपीज देता है? palmitic एसिड से हमको नॉर्मली हाउ मेनी स्टूडेंट्स? palmitic acid it gives complete oxidation, so उसका completely हमको 106 से 128 129 ATPs हमको देता है। हम 129 ATPs पर मॉलिक्यूल ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट C16 16 कार्बन की बात करें। गॉट इट? अब यदि इसमें से एक कार्बन लेना है, तो वन कार्बन, इफ आई वांट टू टेक फॉर वन कार्बन, तो वन कार्बन में कितना रहेगा? डेफिनेटली 129 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टोटल 16 कार्बन का है। तो यदि आप इसको देखोगे तो 8 ATPs पर कार्बन हम बोल सकते हैं बाय palmitic एसिड। उसी की जगह पे ग्लूकोज की बात करें तो हमको पता है कि ग्लूकोज जो कि कितना देता है? 32 ATPs देता है, यस, पर मॉलिक्यूल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, यस, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 ATPs पर मॉलिक्यूल यू गेट। अब वन कार्बन, यदि वन कार्बन के लिए मुझे निकालना है तो 32/6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये नियरली 6 5 30, दो आएगा 20, 6 2 18, 5 6 3 18, यस, 5.3 ATP पर कार्बन हम बोल सकते हैं। तो किस में ज़्यादा ATPs आ रहा है? 5.3 और 8 में। डेफिनेटली palmitic एसिड। तो ऑन पर कार्बन बेसिस, एक कार्बन के बेसिस पे यदि हम बात करें तो palmitic एसिड ज़्यादा ATP देता है एज पर ग्लूकोज। बिल्कुल सही है, राइट? अब क्या है इसका रीज़न? ये हो सकता है कि कार्बन इन palmitic एसिड आर मोर reduced देन दोज इन ग्लूकोज।
यस वी कैन से दैट। देखो फैटी एसिड्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, राइट, सो दे आर मोर ऑक्सीडाइज टू क्या रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। जैसे कि पामिटिक एसिड का फॉर्मूला आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बेटा, 2 ही ऑक्सीजन है, isn't it? So जितना भी आपका कार्बन है जनरली वो यूज हो रहा है टू बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, isn't it? ज्यादा से ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि ग्लूकोज में आप देखो बेटा 6 ऑक्सीजन है। यस यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, कार्बन ज्यादा है, तो जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनेंगे सो वहां पर इट विल बिकम मोर रेड्यूस्ड। तो डेफिनेटली जो पामेटिक एसिड के कार्बन है दे आर मोर रेड्यूस्ड एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो पहला वाला स्टेटमेंट असर्शन भी सही था, और उसका जो रीजन है कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों ए सही हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो राइट, सो रीजन इज ऑल्सो राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट रीजन फॉर ए। बहुत बार क्या होता है कि ए और आर दोनों ट्रू भी होते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन में दिया है ना, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। ये असर्शन का रीजन आर हो जरूरी भी नहीं होता है, दो अलग अलग स्टेटमेंट भी हो सकते हैं जो कि सही होता है, बट यस ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो असर्शन दिया है उसी का रीजन द सेकेंड वन जो आपको दिया है वो है, सो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, again a very simple question students, when cell components are fractionated by sedimentation the correct order कहाँ से बोला है, from lower to higher gravitational force that is small g in which the components get separated is, ये ना हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे राइट सेडिमेंटेशन बताना है। तो सेडिमेंटेशन हमको पता है कि जो भी हायर पार्टिकल रहता है, जो जिसका ज्यादा वजन होता है, हेवी जो रहता है, हेवी सेल हमेशा पहले सेडिमेंट होगा, इजंट इट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से भी कहा है, तो किसी भी हैवी चीज को नीचे सेटल करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, नीचे की तरफ तुरंत जाएगा हैवी है तो, सो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेगा यहाँ पर, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। गॉट इट, तो बस इतना दिमाग में रखो। अभी यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, न्यूक्लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, माइक्रोसोम्स है, यही चीज दी है सारे ऑप्शंस में, ये 4 ही है, राइट। अब ये चारों में से हमको सीधा सीधा पता है कि किसी भी सेल का न्यूक्लिया कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है, राइट, हेवी भी होता है, एम आई राइट। यदि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सभी में हैवी हमारा न्यूक्लिया होगा, सेल न्यूक्लिया होगा, तो वो सबसे पहले नीचे चला जाएगा, वी कैन से सेपरेट करना है तो ये सेडिमेंटेशन के बेसिस पे इट विल बी एट अ लोअर देयर, राइट। लो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा बेटा, न्यूक्लिया को यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखो ना तो नियरली 600 से 1000, 600 से 1000 जी, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है। गॉट इट। इसके बाद में आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, माइक्रोसोम्स दिया और राइबोसोम्स दिया है। माइक्रोसोम्स यानी फ्रैगमेंट्स होते हैं ना ऑर्गेनेल्स के, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा होगा, राइट। यानी न्यूक्लिया के बाद में जो आता है नेक्स्ट नंबर पे हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया ले सकते हैं, साइज के हिसाब से भी, डेंसिटी के हिसाब से भी। तो इसको थोड़ा ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू न्यूक्लिया, राइट। तो ज्यादा स्पीड लगेगी, कितनी स्पीड लगेगी, इसको नियरली लग जाती है 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स, 10,000 से लेकर 15,000 तक का हम बोल सकते हैं इसको फोर्स लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर माइक्रोसोम्स और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बड़ा है या फिर माइक्रोसोम्स बड़ा है। तो बच्चों सबसे छोटा कंपोनेंट यदि हम कहेंगे जिसको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में से वो डेफिनेटली राइबोसोम्स है, यस। तो इनको स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हम बोल सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा इट विल रिक्वायर हाई फोर्स, यस, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो
ये एकदम आखिरी में रहेगा। और माइक्रोसोम्स डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस तरह से, इजंट इट? इनको माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा लगेगा, 80,000 से लेकर हम बोल सकते 1 लाख तक, राइट? इतना उसको 80,000 कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग 80 पकड़ के चलोगे उसको, राइट? यहाँ से यहाँ तक का उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। तो यदि मैं ये सब देख लूँ तो मुझे क्या बोलना है? फ्रॉम लोअर टू हायर, कम से ज्यादा। तो सबसे कम डेफिनेटली न्यूक्लिया है। ये जो सीक्वेंस दे रहा है ए वाला वही सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर भी आएगा ऑप्शन ए। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. In a population, the probability of susceptible individual getting infected with SARS-CoV-2 is low, when a majority of individual in a population becomes immune to this virus. This phenomena is known as. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स है वो इन्फेक्ट हो जाए सार्स वायरस से, यस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कब? जब वहां के मोस्टली इंडिविजुअल्स इम्यून हो गए ये वायरस से, यानी पूरा का पूरा पॉपुलेशन इम्यून हो चुका है, इसलिए वो वायरस के से इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी? बच्चों इनेट तो बाय बर्थ होती है, सभी में रहेगी, अलग अलग रहेगी, लेकिन अडेप्टिव जो कि अडेप्ट करते हैं, एक्टिव, यू नो, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आल्सो देयर, राइट? क्या हम बोल सकते कि पूरा एक पॉपुलेशन एक साथ में किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी पैथोजन से सुरक्षित हो जाता है? इनमें से नहीं, इनमें से सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी है, या फिर इसको हम लोग बहुत बार पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहते हैं। यस, ये इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जब बहुत लार्ज परसेंटेज जो रहता है पॉपुलेशन का, बड़ा सा पॉपुलेशन एक साथ में किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से इम्यून हो जाए, राइट? और वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाए, उन्हीं को फैलेगा, उन्हीं पे जाएगा जिसके पास में वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इजंट इट? इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी या फिर पॉपुलेशन इम्यूनिटी। जनरली वैक्सीनेशन करके, है ना, हमने कोविड का हमको पता है, सार्स की यदि हम बात करें तो जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया गया, जितना फास्ट किया गया, लोग प्रोटेक्टेड बनते गए, इजंट इट? तो ये क्या था? दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are 4 reactions of the glycolytic pathway catalyzed by the enzymes E1, E2, E3 and E4. Which of these enzyme is or are not part of the gluconeogenesis pathway? is और are बोला है तो ये MSQ हो सकता है। तो ये जो 4 रिएक्शंस दिए हैं, इसमें से ये चारों रिएक्शन हमको दिख रहा है कि ये ग्लाइकोलिसिस के हैं, isn't it? यहाँ पर 4 एंजाइम जिनके नाम नहीं दिए, बट यस E1, E2, E3, E4 बोला है। इसमें से उन्होंने कहा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसमें ये कौन से, इनमें से कौन से एंजाइम्स पार्ट नहीं लेते हैं। अब हमको पता है बेटा ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली सिमिलर वे में होता है। ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में, isn't it? तो इसी का हम लोग कहेंगे कि यदि मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है तो यहाँ जो हमारे 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, इसमें 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो यही 3 स्टेप ग्लूकोनियोजेनेसिस में अलग होते हैं। अब स्टेप्स चलो याद हो गए, क्या उसके एंजाइम्स याद है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि आप देखो, आपको बोला है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट? यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है? यदि मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो ये रहा आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देखो ये स्टेप नंबर जो 3 है यहाँ पर, दैट इज नॉट रिवर्सिबल। तो ये वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस
में रहेगा, जो कि अलग एंजाइम वाला होगा, यही एंजाइम वहां पर काम नहीं कर रहा है ना, तो ये एक हो सकता है। सेकेंड वाला कौन सा दिख रहा है हमको यहाँ पर, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कन्वर्टिंग टू योर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हमारा जो पांचवे के बाद वाला जो आएगा, देखो ये रहा है ना। नाउ दिस इज रिवर्सिबल, जो एल्डोलेज एंजाइम है, सो डेफिनेटली ये हमारे काम का नहीं है, ये सेम रहेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस में। इसके बाद में देखो, या तो आप ग्लाइकोलिसिस भी आपको याद है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, है ना। थर्ड बोल रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 से 2, यानी क्या आ जा रहा है यहाँ पर, म्यूटेज एंजाइम का काम दिख रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। क्या ये रिवर्सिबल है क्या, ये रहा देखो स्टूडेंट्स, यस ये भी रिवर्सिबल है, मैंने कहा म्यूटेज एंजाइम आता है डेफिनेटली, इजंट इट, तो ये भी यहाँ पर हमारे लिए काम का नहीं है। लास्ट एंजाइम जो दिया है E4 फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट जो बना रहा है, लास्ट वाला अगेन राइट, पेप से पाइरुवेट का बनना, क्या ये हमारा रिवर्सिबल है, नहीं। द लास्ट स्टेप जहां पर पाइरुवेट काइनेज यूज होता है इन द ग्लाइकोलिसिस, ये भी रिवर्सिबल नहीं है, तो ये वाला स्टेप हो सकता है। तो हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और सातवां स्टेप, है ना, ये तीनों स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते हैं, और यही तीनों हम बोलेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में नहीं रहेंगे, दिस स्टेप्स अलग हो जाते हैं, यानी वहां पर एंजाइम अलग अलग हो जाएगा, इजंट इट। तो बिल्कुल सेकेंड और थर्ड तो हमने देख लिया कि वो ग्लाइकोलिसिस में रिवर्सिबल है, तो जो नहीं है वो कौन से थे बेटा, ए और 1 और 4 बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 कहाँ पर दिया है, ए में दिया है, और 4 कहाँ पर दिया है, डी में दिया है, तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और डी रहेगा। अब एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं कि ये ए और डी में यदि यहाँ पर ये इवन, ये कौन सा एंजाइम होगा। नॉर्मल केस में जब हम ग्लाइकोलिसिस देख रहे हैं तो यहाँ पर तो जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, तो दैट इज योर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, बराबर है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तभी एंजाइम बन जाता है बिसफॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेट एक हटा दिया राइट, तो वो आपका बिसफॉस्फेटेज आ जाएगा। और जो चौथा वाला है ना, लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट टू पाइरुवेट, यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, एम आई राइट। यहाँ पर 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है, एक में एंजाइम आ जाता है आपका कौन सा, पेप कार्बोक्सीकाइनेज, और दूसरा हो जाता है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जबकि ग्लाइकोलिसिस में ये वाला स्टेप कौन परफॉर्म करता है, हमारा पाइरुवेट काइनेज, इजंट इट। तो ये दोनों एंजाइम अलग रहेंगे दोनों पाथवे में, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए एंड डी। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था कि जो आपका रिवर्सिबल नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, वही स्टेप आपका अलग रहेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, again a very basic question, which of the following molecule is or are second messengers produced by the phosphoinositide signaling cascade। अगेन MSQ वाला केस दिख रहा है। अब फिर से एक बार बता दूं, MSQ में कभी कभी चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कभी कभी एक ही ऑप्शन सही भी हो सकता है, बहुत रेयर है बट चांसेस है। आप ये नहीं बोल सकते कि MSQ में तो एक से ज्यादा ही होगी, ठीक है, सारे के सारे भी हो सकते हैं, सिर्फ एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि रहेंगे, isn't it? और आप सभी को पता है गेट में MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान से करना है। यदि ऑप्शन आपके सही 3 है और आपने 2 को ही क्लिक किया है, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, बट आपको प्लस में भी जो आपके मार्क्स है वो नहीं काउंट होंगे, आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोइनोसिडाइड सिग्नलिंग कैस्केड की यदि आप बात करो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो यही वाला सिग्नलिंग है, एम आई राइट, जहां पर हमको पता है जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा हमारे GPCR से, और GPCR एक्टिवेट होगा तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा,
यहाँ पर जी अल्फा प्रोटीन आएगा, राइट, जो कि जी अल्फा क्यू यदि एक्टिवेट होता है, ए और ए सब यूनिट और बी गामा अलग अलग हो जाएंगे, एम आई राइट। जैसे ही हमारा ए सब यूनिट एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाएगा, राइट, जो कि पिप टू को एक्टिवेट करेगा। और पिप टू क्या करेगा, पिप टू स्टूडेंट्स, इट विल फॉर्म, यस, यहाँ से हमारा एक फॉस्फेट आएगा कि ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 4,5 बिस फॉस्फेट है। नाउ मेरा हो जाएगा इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, राइट। Ib3 हमारा जैसे ही बनेगा, जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसका रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। रिसेप्टर बाइंड करने से चैनल, कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम बाहर निकलेगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इजंट इट। और हमारा क्या आएगा, IP3 के साथ साथ जो डैग बना था, क्योंकि पिप2 इनको क्लीव करता है, ये पिप क्लीव होगा तो मेरा IP3 और डैग बनेगा। डैग भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेस सी को, साथ साथ में ये कैल्शियम भी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेस सी को, और आगे का कैस्केड हमारा बढ़ेगा, फॉस्फोराइलेशन होने लगेगा, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है उनका, एम आई राइट। यही है मेरा। अब इसमें सेकेंड मैसेंजर का काम कौन कर रहा है, एक तो मेरे को ये दिख रहा है IP3, और दूसरा कौन सा था, डैग, ये दोनों मेरा सेकेंड मैसेंजर है। यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, पिप टू का काम क्या है, पिप2 यहाँ पर क्या सेकेंड मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है, नहीं, पिप2 यहाँ पर एक तरह से सबस्ट्रेट बना हुआ है, isn't it? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, और वो सेकेंड मैसेंजर दे रहा है IP3 और डैग। ये पाथवे को हम इसीलिए IP3 डैग पाथवे भी कहते हैं ना। अब ऑप्शन में देखो, फॉस्फोडिडेल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट, यानी ये पिप2 की बात कर रहा है। तो पिप2 इज नॉट सेकेंड मैसेंजर, ये एक तरह का सबस्ट्रेट है। 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल 4,5 में एक और लग रहा है, बाय से एक और फॉस्फेट हो जा रहा है, तो 1,4,5 ही होगा, दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं, IP3 कहते हैं, एम आई राइट। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1,3,5 बोला है बेटा, 4,5 में एक फॉस्फेट ऐड होगा, तो 3 नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। डायएसिल ग्लिसरॉल, दैट इज डैग, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी एंड डी। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे हम लोग आराम से कर सकते हैं बच्चों। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, बायोकेमिस्ट्री का तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही है, NAT फॉर्म में आएगा। और लेकिन ये एक और चीज बता दूं कि ये भी आपका नेगेटिव मार्क नहीं देता है ना। सही है तो आपको प्लस मिलेगा, नहीं है तो आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा, एम आई राइट। अब क्वेश्चन क्या है, a protein has 7 cysteine residues, प्रोटीन के पास में 7 cysteine रेसिड्यू है। The maximum number of disulfide bond of different combination that can possibly be formed by this 7 cysteine residues is, यानी 7 रेसिड्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसे ले ले कुछ 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, एक जस्ट ऐसी देख रही हूँ, यदि ये 4 सिस्टीन रेसिड्यू है, वो कह रहा है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड अलग अलग कॉम्बिनेशन के कितने बना सकता है, ये 7 सिस्टीन रेसिड्यू, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, पहला दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, या फिर पहला तीसरे के साथ बनाएगा, पहला चौथे के साथ, पहला पांचवा, पहला छठवा, पहला सातवां, इस तरह से, ठीक है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं ये उन्होंने पूछा है। अब देखो बेटा, यदि मैं 7 सिस्टीन की बात कर रही हूँ, तो 7 में से यदि आप पेयर अप कर लोगे तो 6 की तो पेयरिंग हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 2, पेयरिंग जब बॉन्ड्स बनेंगे 2 के बीच में बनेंगे, एम आई राइट। एक अकेला रह जाएगा सिंगल, हमेशा 3 बॉन्ड्स बनेगा, यस, इन दिस केस वी कैन से देयर विल बी 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, एंड 1 इज लेफ्ट देयर, यानी 6 आपका 3 बॉन्ड्स बन रहा है ना, 6 16 यूज हो जाएंगे,
6 16 यूज हो जाएंगे और ये एक 16 ऐसा ही आपका रह जाएगा। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन देन कैन बी पॉसिबली फॉर्म बाय दिस 7 16 रेसिड्यू। अब सातों का मुझे देखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके दो तीन मेथड्स है स्टूडेंट्स। एक तो आप इसको फैक्टोरियल फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो, 2n-1 2n-3 वाला। अदरवाइज एकदम बेसिक चीज में यदि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, इतना मुझे नहीं पता है कि फॉर्मूला लगेगा या कैसे करना है, तो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 16 की यदि मैं बात करूं, पहला और दूसरा समझ लो, या फिर कोई भी 2 16, इन दोनों ने बॉन्ड बांध लिया, बना लिया, ठीक है। 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बन गया एक। तो कितने ऑप्शन बच रहे मेरे पास? 5 ऑप्शन बच रहे, 1 2 3 4 5। ये एक बॉन्ड तो बन गया, तो बच रहे 5 ऑप्शन, राइट। 5 ऑप्शन रिमेनिंग। इसमें से 2 कैन फॉर्म द बॉन्ड्स विद 4। ये 5 में से बच्चों ये दोनों बना सकते हैं, जस्ट मैं बता रही हूँ ऐसी, और ये दोनों भी बना सकते हैं, तो भी आपका ये एक अकेला रह सकता है। Am I right? तो कितने वेज में बन जाएगा ये? 2 कैन फॉर्म द बॉन्ड विथ 4 वेज। कैसे? सेकेंड थर्ड के साथ बॉन्ड बना लेगा, 4 5 के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर सेकेंड 4 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और 3 5 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। यदि मैंने इसको अलग कर दिया और ये 4 की बात करी, तो कितने वेज हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4 वेज। एम आई राइट? यदि 3 ऑप्शन यहाँ पर 2 से 6 बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 2 to 6 bonds are there, then what will happen? 3 ऑप्शन रिमेनिंग। अब समझ लो, मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझ लो मैंने इन दोनों का भी बॉन्ड बना दिया सेकेंड वे में। पहला तो ये बना था, तो हम लोगों ने देखा कि क्या था, 5 ऑप्शंस बच रहे थे। यदि पहला बॉन्ड बना, या फिर चलो इसको सिंपल वे में मैं, सॉरी, इसको ऐसा लिख दूं, पहला ऑप्शन जो हमने देखा ये वाला, 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बन गए, तो कितने ऑप्शन बच रहे मेरे पास? 5। 5 रिमेनिंग है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि एक बॉन्ड बना दिया, तो कितने बच गए? 5। तो n-5 कर दिया। उसके बाद में 2 और 6 ने भी एक बॉन्ड बना लिया, यानी एक और बॉन्ड बन गया। तो कितने ऑप्शन बच रहे, कितने खाली रह रहे? 1 2 और 3। तो मैं इसको कर सकती हूँ n-3। अब इन दोनों ने भी बॉन्ड बना दिया, तो क्या बच रहा? सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है। जो मैंने आपको ये बताया था वही चीज मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बता रही हूँ। तो ये हो गया n-1। ये कब बनेगा? जब हम टोटल 7 की बात करेंगे। आप 7 के बदले 9 करते थे, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाता था, 9-7 भी आ जाता, सॉरी n-7 भी आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी ये 3 चीज है। तो यदि मुझे देखना है कि टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे बाय दिस 7 रेसिड्यू, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से कर सकते हैं, n-1 मल्टीप्लाई बाय n-3 मल्टीप्लाई बाय n-5। अब आगे पीछे कर सकते हो। n यानी टोटल 7 है मेरा, है ना। 7-1 इंटू 7-3 इंटू 7-5 कितना हो गया? 6 इंटू 7-4 और 3 is 4 इंटू 7-5 कितना हो रहा है? 2। 6 4 जा 28 और 28 2 जा कितना होता है? 8 2 जा 16। 28 होता है क्या? 4 2 जा 8 होता है और 6 8 जा 48 हो जाएगा। चलो बराबर है। 6 4 जा 24 था, मैम 28 बोल रही थी ना, राइट। तो ये आ गया 48। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा? हाउ मेनी bonds or different combination can be formed by the 7 residue? It is 48। समझ में आया कैसे किया? इस तरह का क्वेश्चन आया ना, तो बस आपने ये चीज ध्यान में रख लेनी है। जैसे मैंने कहा ना, 7 के बदले यदि 9 देता तो क्या हो जाता? 9 देता तो यहाँ पर आपका n-7 एक और ऐड हो जाता है, isn't it? क्योंकि 9 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, तो और 7 ऑप्शन खाली बच रहे। 8 और 9 के बीच में बॉन्ड बन गया फॉर एग्जाम्पल, राइट।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर आएगा 48। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। एक और आपका न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। अ लायोफिलाइज्ड सैंपल ऑफ 20 नैनोमोल्स ऑफ एन oligonucleotide is dissolved in water and the volume of solution is made up to 20 microliter. The concentration किसमें बोल रहा है? माइक्रोमोल्स ऑफ oligonucleotide in this solution is इंटीजर में आंसर देना है। क्या क्या दिया है बेटा यहाँ पे? मोल दिया है 20 नैनोमोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है उसने? 20 नैनोमोल्स। अब नैनोमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है, ये कहीं कर लेना चाहिए तभी के तभी थी हमको पता है तो डेफिनेटली। तो नैनोमोल्स को मोल्स में करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 टू द पावर -9, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल्स। ठीक है। फिर क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया है? इज मेड अप टू 200 म्यूएल माइक्रोलीटर। तो 200 माइक्रोलीटर यहाँ पर उसने वॉल्यूम दिया है। माइक्रोलीटर, अब इसको मोल में किया तो इसको भी लीटर में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो से लीटर पे आना है तो -6 लीटर्स हो जाएगा। द कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ है उसने, राइट। किसमें आएगा कॉन्सेंट्रेशन? ये भी माइक्रोमोल में पूछा है उसने, राइट। माइक्रोमोल में उसने पूछा है आपको कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो वैसे भी हमने ये मोल में ले लिया है ना। अब हमको पता है स्टूडेंट सिंपल कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला दैट C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं? 20 इंटू 10 टू द पावर -9, वॉल्यूम है 200 इंटू 10 टू द पावर -6। 21 सा 20, 10 सा, राइट। क्या आ गया यहाँ पर? ये 10 है और ये 10 टू द पावर -6 है, तो ये 10 यानी 10 टू द पावर 1 हो गया ना, इंटू 10 टू द पावर -6। तो क्या हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 9 -9 अपॉन 1 प्लस माइनस, यस, -6, तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, बराबर है। अब हमको ये भी पता है कि 10 टू द पावर -9 पे ऊपर आ जाएगा -5, माइनस ऑफ -5 करेंगे तो दैट विल बिकम्स व्हाट? +5। तो -9 + 5 यानी कितना होगा? 10 टू द पावर -4। तो ये आंसर किस में आया स्टूडेंट्स? ये क्योंकि मोल्स दिया है, राइट। और यहाँ पर वॉल्यूम किस में था? लीटर में था। तो मेरा आंसर आया मोल पर लीटर। एम आई राइट? मोल पर लीटर। आंसर किस में निकालना है मुझे? माइक्रोमोल में निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना है, मोल पर लीटर को। मोल से माइक्रोमोल में अगेन यदि कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? नाउ टू कन्वर्ट इन म्यू एम, तो ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो मोल। मेरा आंसर आया 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर विच इज इक्वल्स टू x करना है, इन्हें क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, अगेन प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 100। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, right? Now moving for one more question there, the next one, again numerical one. DNA in a 1 centimeter long chromatin contains 5 into 10 to the power 9 base pair. The fold compaction of this DNA within the chromatin is 1 centimeter long chromatin, राइट में जो डीएनए कितना है उसके पास में 5 into 10 to the power 9 बेस पेयर है। अब देखो ये सिंपल है एक्चुअली।
वन बेस पेयर की यदि मैं बात करूं तो दैट इज 0.34, आई थिंक सभी को पता है, नैनोमीटर्स। इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में कुछ दिख रहा है तो नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। -7 से उसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो वो जाएगा आपका सेंटीमीटर, नैनोमीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया वन बेस पेयर। द फोल्ड कॉम्पैक्शन ऑफ दिस डीएनए, कौन सा, जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमैटिन है, इस कितना, तो 5 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, तो उसमें यदि मुझे कितना निकालना है तो उसका लेंथ क्या आनी चाहिए बेटा, डेफिनेटली इसको भी हम एक्स करेंगे, तो क्या आएगा, लेंथ विल बी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना है ना, 5 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। 5 को 0.34 से आप मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.34, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 0.34 है तो क्या आएगा 1.70, तो 1.70 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻7, माइनस प्लस माइनस, तो 10⁻⁹ माइनस 10⁻7 किया तो 10⁻⁹ -7 2 आ जाएगा, राइट। अब ये 10⁻2 है, इसको डेसिमल को यदि मुझे हटाना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 170 सेंटीमीटर। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। क्योंकि उसने सेंटीमीटर में दिया था तो मैंने पहले ही उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब पहले ही कर लिया तो आंसर सीधा सीधा आ गया। यदि आप पहले नहीं करते हो तो आपको लास्ट में करना पड़ेगा, राइट, आपको उसको लास्ट में करना पड़ेगा, बट हमने स्टार्टिंग में कर लिया तो लास्ट में बहुत बार क्या हो जाता है, हम गलत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कन्वर्शन, तो बेटर कि पहले ही कर दिया जाए यहाँ पर। गॉट इट। द नेक्स्ट वन, intracellular concentration of ATP, ADP and inorganic phosphate in 4 cell types are given. Which of this cell type has most negative delta G for the ATP hydrolysis? फ्री एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस? हमको ये 4 सेल टाइप दिए, एडीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तीनों का यू कैन से द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन देयर। ये ना हमको ये पता है। अब हमको ये भी पता है कि एटीपी इज कन्वर्टेड टू व्हाट, एडीपी प्लस पीआई, ये इक्वेशन भी हमको पता है, रिएक्शन हमको, एम आई राइट। डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी निकालना है, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी 0 प्लस आर टी एल एन ऑफ वॉट। यहाँ पर यदि मैं ये वाला रिएक्शन देख रही हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट आएगा ना, तो एडीपी प्लस पीआई इसका कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट जो रहेगा आपका एटीपी। जस्ट अ मिनट, ऐसे ही होगा, यस और नो? तो यहाँ पे बेटा डेल्टा जी नॉट आर, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, सो डेल्टा जी नॉट आर टी ये सारे क्या है, दे सारे कांस्टेंट है। तो जो भी मेरा अभी रिएक्शन बन रहा है, इक्वेशन बनेगा, डेल्टा जी का रिएक्शन, डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एडीपी इंटू पी आई अपॉन एटीपी। इसी पे फर्क पे, इसी पे आंसर आएगा इसका, वॉट एवर इट इज देयर, इजंट इट। तो डेल्टा जी नेगेटिव बोला है, मोस्ट नेगेटिव कब होगा, जब ये रेशियो कैसा होना चाहिए, जब ये रेशियो स्मॉल होना चाहिए, सबसे छोटा, तभी ये नेगेटिव में आएगा ना। यदि ये रेशियो बड़ा रहेगा तो डेल्टा जी प्लस में आएगा। सो ये कब आएगा, it will be when delta G, if the ratio is smaller, yes, smaller the ratio,
स्मॉलर रेशियो, मोर नेगेटिव डेल्टा जी। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट फटाफट हमको क्या करना है, इनके रेशियो निकालना है। मुझे एडीपी अपॉन पीआई अपॉन एटीपी करना है। सो इफ विल फाइंड, देखो 1 बाय 1 यदि हम देखते हैं सभी में, जस्ट अ मिनट, यस, यदि मैं पहले सेल टाइप एल की बात करूं तो सेल टाइप एल में हमारा क्या है, एडीपी इंटू पीआई यदि आप करते हो तो 1.8 इंटू 5, आई थिंक जगह है क्या, लेट मी चेक, यस, यहाँ पर क्या दिया है, फॉर एल वी कैन से इट इज 1.8 इंटू 5 अपॉन एटीपी कितनी दी है, 3। तो 18 सा कितना होता है बेटा, 90, ये 1.8 है, यानी 9.0 हो जाएगा। सो 9/3, सो 3 सा 9, बराबर। अब नेक्स्ट था मेरा के, जिसमें हम लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.9। सो आ गया 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.9, 13 3 सा 39, तो 3.9 डिवाइडेड बाय 3.9, ये हो गया 1। नेक्स्ट है ये मेरा बी में 0.7 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7, सो बी है मेरा 0.7 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7। तो 27 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 2 सा 14, 18 हो जाएगा डेसिमल 2 डिजिट के बाद में। तो 1.87 अपॉन 2.7, इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 0.7 के करीब। उसके बाद नेक्स्ट है एम, जहां पर दिया है 0.9 इंटू 8 अपॉन 7.2, 0.9 इंटू 8 अपॉन 7.2, 7 8 जा 9 8 जा 72 ही होता है। तो 7.2 अपॉन 7.2 यानी 1 आया। मैंने क्या कहा, लोवेस्ट डेल्टा जी, मोस्ट नेगेटिव, सॉरी, लोवेस्ट आपका रेशियो, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी, एम आई राइट। तो लोएस्ट कौन सा है, 0.7 है, लोएस्ट 0.7 है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यानी बी वाला आपका लोएस्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बी, बी किस में दिया है, बी दिया है ऑप्शन सी में। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया ये भी कैसे करना था, क्योंकि डेल्टा जी पूछा है ना उसने, मोस्ट नेगेटिव। जब भी आप कोई भी रेशियो सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, और रेशियो में हम ये भी देखते हैं कि प्लस में रेशियो आया यानी वो चीज इंक्रीज हो रही है, मैं राइट, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया है। लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब आपका रेशियो यहाँ पर कम आएगा, इजंट इट, तभी वो माइनस में आपका जाएगा। तो बस वही वाला कंसेप्ट लगाना था, सिंपल सा। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से भी हम बोल सकते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप, एलेनिन, ल्यूसीन, फिनिलएलेनिन और टायरोसिन। अब देखो बेटा, यहाँ पर जनरली सारे अमाइनो एसिड में 2 तो होते हैं एसिड बेस ग्रुप, 2 से ज्यादा कब होंगे, 2 से ज्यादा। अच्छा, ये कौन से 2 जो सभी में हमको देखने को मिलते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है इनके पास में 2 एसिड बेस ग्रुप तो होता है। 2 एसिड बेस ग्रुप कौन सा होता है, एक तो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरा कौन सा होता है, अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पर उसने मोर देन बोला है, तो बच्चों मोर देन यानी थर्ड ग्रुप, तो ये कब रहेगा, ये वो सारे अमाइनो एसिड में देखने को मिलेगा जिसके पास में साइड चेन है उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन को देखो, एलेनिन यदि है तो एलेनिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर है। मिथाइल ग्रुप रहेगा यहाँ पर, आर ग्रुप देखेंगे तो इजंट इट साइड चेन है क्या, नहीं है। ल्यूसीन अगेन ब्रांच्ड चेन है, यहाँ पर नॉन पोलर है लेकिन आइसोब्यूटाइल आर ग्रुप रहेगा। ठीक है, तीसरा फिनिलएलेनिन एरोमेटिक है, नॉन पोलर है, यहाँ पर भी आर ग्रुप रहेगा, दैट इज योर बेंजाइल ग्रुप। जबकि टायरोसिन जो है स्टूडेंट्स,
ये एरोमेटिक है, पोलार है, और इसके पास में फिनोलिक साइड चेन है। यस, इसके पास में साइड चेन है। कौन सी साइड चेन है? इट इज हैविंग फिनोलिक साइड चेन। यस, तो एक तो उसके बाद में कार्बोक्सिल है, एक अमाइनो है, और ये तीसरा फिनोलिक साइड चेन वाला है। सो मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, दैट इज टायरोसिन। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास में क्या है? साइड चेन है। अब टायरोसिन के अलावा देखो लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ये सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। इनके पास में भी थर्ड ग्रुप है एज अ अमाइन ग्रुप विद अ साइड चेन है। ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं जो कि एस्पार्टिक है, ब्यूटामिक एसिड है, इनके पास में भी थर्ड है एसिडिक ग्रुप विच कार्बोक्सिल ग्रुप जहां पर। ठीक है, और अदरवाइज ये तीसरा मेरा जिसके पास फिनोलिक रहेगा, फिनोलिक साइड चेन, दैट इज योर टायरोसिन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। है इसके अलावा भी दूसरे यदि पूछे तो मैंने आपको सारे के नाम अभी बता दिए है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या है ये पहले हमको समझना है। क्वेश्चन दिया है enzyme activity profile as a function of time in absence or presence of different types of feedback mechanism are shown in a figure. Match the following feedback mechanism with corresponding profile in a figure. एंजाइम एक्टिविटी की प्रोफाइल्स दी है यहाँ पर, राइट। कुछ में एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है, कुछ में प्रेजेंस है। तो यहाँ पर सभी में वाई एक्सिस में आपको एंजाइम एक्टिविटी दी है, एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिया है। हमारे पास ए बी सी डी क्या दिया है, सॉरी पी क्यू आर एस क्या दिया है कि एक ग्राफ है जो बता रहा है नो फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों? आपको हमको मैच करना है, ठीक है, इसको ये ग्राफ से मैच करना है। ऐसा ग्राफ जहां पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ रहा है विथ शॉर्ट डिले, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ लॉन्ग डिले, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, ये दिखा रहा है मेरे को डिले, स्ट्रक्चर में ही समझ में आ रहा है। ये कंटिन्यूस है तो वी कैन से लॉन्ग डिले, और ये छोटा सा है थोड़ी देर के लिए, तो दिस कुड बी टेकन एज अ शॉर्ट डिले। एम आई राइट? यानी आपका एंजाइम एक्टिविटी वी कैन से ये एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट हुई, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़े समय तक कांस्टेंट रही, फिर यहाँ पर एकदम से बढ़ गई, और उसके बाद में कुछ समय के लिए डिले हुआ यहाँ पर, और अगेन इतने में अभी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, देन इट इज मूविंग डाउन देयर। एम आई राइट? सिमिलरली यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी डिले इन सिग्नल इज फॉर लॉन्ग टाइम। एम आई राइट? तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में शॉर्ट डिले क्यू वाला कहां पर हो सकता है? 3 हो सकता है। तो क्यू का 3 आपको कहां दिया है? यहां दिया है और यहां दिया है। सिमिलरली लॉन्ग डिले वाला आर है तो 2 का आर, 2 का आर आया, फिर आर का 2 यहाँ भी दिया है और आर का 2, अच्छा ये दोनों में ही दिया है। तो अब देखना है मेरे को नो फीडबैक कहाँ दिखा रहा है और पॉजिटिव फीडबैक कहाँ दिखा रहा है। अब देखो बेटा, नो फीडबैक यानी फीडबैक मैकेनिज्म है ही नहीं, वो ले सकते हैं हम लोग। और पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक यानी वो चीज होते जा रही है, कंटिन्यूस होते जा रही है, कम नहीं हो रही है। वापस नेगेटिव फीडबैक का यानी उसको रोक दिया जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है ना, जैसे यहाँ पर कम हो रहा था, ये बढ़ रहा था, थोड़े समय के लिए रुकावट आई, फिर यहाँ से कम हो गया, ये भी यहाँ पे भी कम हो गया। यहाँ पर भी आप देखो, ये भी यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है? वी कैन नॉट से हियर कि एकदम से नेगेटिव है, बट यस इन दिस केस स्टूडेंट्स, एक बार उसने सिग्नल स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, तो सिग्नल इज कंटिन्यूअसली मूविंग। तो दिस इज व्हाट वी कैन से इज व्हाट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये मेरा जो एस है ये आएगा क्या? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज फर्स्ट वन ओनली। तो एस का 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है। अच्छा ये गया एस का 1, ये बिल्कुल सही है।
तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला दिख रहा है, इट कुड बी कि देयर इज नो फीडबैक मैकेनिज्म, कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। यस, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो जैसा चल रहा था वैसा आपका चल रहा है। गॉट इट? So your correct answer for this question is option number B. I think this is clear to everyone. Now next one. Match the cell type. Again a very simple. In the group 1 associated with the process in the group 2. क्या दिया ग्रुप 1 में? एनके सेल्स, बी सेल, मास सेल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इधर दिया एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड at the site of infection, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, या फिर हिस्टामाइन प्रोडक्शन। सबसे इजी मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड, ये भी तो इजी है। फर्स्ट सेल, सबसे पहले जब भी आपका इन्फेक्शन साइट इन्फेक्शन होता है तो वहां सबसे पहले कौन सा सेल आता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो आता है वो है मेरा न्यूट्रोफिल्स। एम आई राइट? तो एस का 2 आपको एक ही ऑप्शन में दिया, यदि आपने वो कर लिया तो आपका आंसर वहीं से आ जाता है। फिर बी सेल्स जो है स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में आपका बी सेल काम करवाता है क्या? यस, बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करता है। यस और नो? इसके बाद में एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और मास सेल्स। यहाँ पर आपको एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी या फिर हिस्टामाइन प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो आर को आप किसके साथ में मैच करोगे? जैसे बेसोफिल्स हो गए, मास सेल्स हो गए, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद अगेन हिस्टामाइन प्रोडक्शन। बच गए एनके सेल्स, तो इट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट व्हाट? सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी बताता है। सो अकॉर्डिंगली मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस वाज वेरी सिंपल, ये 2 मार्क आपको इजीली मिल जाते हैं। The 4 statements about lipids are given. Choose the statements which is or are again. क्या है बच्चों? MSQ कौन से सही हो सकते हैं? पहला है कोलेस्टेरॉल इज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक है ना, जिसके पास में जो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, पोलर नॉन पोलर दोनों। क्या कोलेस्ट्रॉल है? बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक डेफिनेटली, है ना। छोटा स्मॉलर हेड ग्रुप होता है, पोलर होता है, जो कि जहाँ पर आपका एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और बचा हुआ पूरा मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है? कोलेस्ट्रॉल का नॉन पोलर होता है। तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है तो एम्फीपैथिक है, तो ए तो है। सेकेंड है सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। फॉस्फोलिपिड स्टूडेंट्स ये भी हमारे एम्फीपैथिक होते हैं, इनके पास में भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों चीजें देखने को मिलेगी, है ना। हाइड्रोफॉस्फोलिपिड्स के जो हेड है इट इज पोलर हेड, और टेल कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। सो डेफिनेटली जब ये अपने आप असेंबली बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से कुछ असेंबल्ड हो जाते हैं, राइट। ये ना हम क्या देख रहे हैं? जो टेल होती है, राइट, टेल जो कि नॉन पोलर होती है स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाती है? वो अंदर की तरफ चले जाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के, और बाहर की तरफ में क्या रहेगा? हेड रहेगा, जो कि पोलर रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा, राइट। तो सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो सेल्फ असेंबल्ड हो जाते, पास में आ जाते हैं और इस तरह से जमा हो जाते हैं, इट इज ड्यू टू दिस हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाइड्रोफोबिक। जो टेल होती है नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। गॉट इट? तो बी भी बिल्कुल सही है। तीसरा है द टेम्परेचर एट विच द जेल फेज चेंजेस टू क्रिस्टलाइन फेज, लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज increases with an increase in degree of unsaturation of fatty acid tail। क्या ये सही है? और डी एक बार पढ़ लेते। द कोलिन हेड ग्रुप ऑफ लिपिड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब बताओ इसमें से क्या ये सी और डी में कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है?
जेल फेज से लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज, यानी फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं सॉलिड से वो लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? फ्लूइडिटी इंक्रीजेस, फ्लूइड फेज में जा रहा है ना सॉलिड से, तो टेम्परेचर एट विच दिस जेल फेज चेंजेस टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज, वो बोल रहा है increases with increase in degree of unsaturation fatty acid tail। सैचुरेशन कब ज्यादा लगेगा? यदि मुझे फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्या हम कहेंगे विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सैचुरेशन? यहाँ पर डिक्रीज आना चाहिए ना कि इंक्रीज होना चाहिए, मैं राइट? डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फैटी एसिड टेल, राइट? क्योंकि मुझे यदि फ्लूइडिटी को यहाँ पर मुझे क्या लगेगा, डिक्रीज करना है, तो मोर सैचुरेशन विल बी नीडेड, इजंट इट? किंग्स जो रहेंगे उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, एम आई राइट? तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। लास्ट बोला है तो यस, फॉस्फोडिल कोलिन जो होता है हमको पता है फॉस्फोलिपिड का ही क्लास है, जहां पर कोलिन एज अ हेड ग्रुप आ जाता है, राइट? फॉस्फोडिल कोलिन के पास में पॉजिटिवली चार्ज कोलिन ग्रुप होता है, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और कार्बोनिल ग्रुप होता है, इजंट इट? तो इस तरह से आप होल मॉलिक्यूल यदि देखें हम फॉस्फोडिल कोलिन का, तो न्यूट्रल कहा जाता है। तो यस, कोलिन हेड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो बोल रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखो 4 में से 3 ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। आई थिंक ये समझ में आया ये वाला ऑप्शन। टेम्परेचर बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नहीं, विथ डिक्रीज इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना? इंक्रीज करवाना है तो मुझे सैचुरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो सी वॉज द रॉन्ग वन। द नेक्स्ट वन, टेक्निक्स पे अगेन क्वेश्चन, which of the following techniques can be used to separate proteins according to their molecular weight from a protein mixture of proteins? Again a simple one beta, ion exchange chromatography, size exclusion, SDS phase और sucrose density gradient centrifugation। कौन सी टेक्निक यूज होती है किस लिए? प्रोटीन को सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू द वेट, मॉलिक्यूलर वेट। आयन एक्सचेंज, यहाँ पर तो आयन दिख रहा है ना, तो आयन एक्सचेंज में चलेगा क्या? नहीं, ये तो चार्ज पे बेस्ड होता है ना कि मॉलिक्यूलर वेट पे, तो ये तो क्रॉस कर सकते हो, ये तो नहीं होगा। ये भी एमएसक्यू हो सकता है क्योंकि टेक्निक्स भी बोला है यहाँ पर, है ना? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। साइज एक्सक्लूशन, यस, साइज के बेसिस पे बोल रहा है, तो बिल्कुल ये हम ले सकते हैं साइज एक्सक्लूशन। बोरस सेल को यूज करता है यहाँ पर, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है पहले निकल जाएंगे लाइन लार्जर वॉल्यूम दे, दिस इज पॉसिबल। एसडीएस पेज की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, इज इट पॉसिबल है? यस। और तीसरा है सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कहा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी के बेसिस पे जाएगा, साइज के बेसिस पे जाएगा, टॉप से बॉटम यदि हम कहेंगे तो ये भी पॉसिबल है, एसडीएस पेज भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। गॉट इट? तो मेरा करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, बी, सी और डी। ए गलत हो जाएगा सिर्फ क्योंकि ए में नाम में ही दिया आयन एक्सचेंज, तो ये ना यहाँ पर हमको चार्ज पीआई इसका देखना पड़ेगा, ना कि मॉलिक्यूलर वेट साइज के बेसिस पे सेपरेशन होगा, राइट? नेक्स्ट वन, now the next is B cell produce two forms of an immunoglobulin, membrane bound form जिसको BCR कहते हैं और soluble form जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं।
Which of the following statement again are correct about the BCR and antibody produced by the same B cell? सेम बी सेल की बात हो रही है, ठीक है। पहला है बीसीआर एंड एंटीबॉडी हैव आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जब भी कोई बी सेल स्टूडेंट्स किसी एंटीजन को एनकाउंटर करता है, यस, जो कि जाके बाइंड करेगा बी सेल रिसेप्टर से, तो ये सेल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और बाद में वो डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, प्लाज्मा सेल में, राइट। और ये प्लाज्मा सेल बाद में क्या फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडीज। आई थिंक ये तो बेसिक चीज हम सभी को पता है। अब ये जो एंटीबॉडी बनती है, ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ही कही जाती है बीसीआर की, है ना। बी सेल रिसेप्टर का मॉडिफिकेशन, एक तरह का एंटीबॉडी। तो बीसीआर कब कहा था, बी सेल के साथ ही था। बीसीएल ने एंटीजन को एनकाउंटर किया, जिसने बीसीआर पे बाइंड किया और आपका बीसीआर बी सेल एक्टिवेट हो गया और उसी से फिर बाद में बीसीआर से आपका एंटीबॉडी बन रहा है। सो बेटा क्या हम बोल सकते कि बीसीआर और एंटीबॉडी के पास में आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी बन रहा है, यस, ये बीसीआर का मॉडिफाइड फॉर्म ही है, तो उसकी जो बाइंडिंग साइट रहेगी और बीसीआर की रहेगी सेम ही रहेगी। तो ए इज वेरी ट्रू। बीसीआर एंड एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटोप्स। अब जब इनकी बाइंडिंग साइट आइडेंटिकल है, ये उसी का मॉडिफिकेशन है, तो एपिटोप्स क्यों डिफरेंट रिकॉग्नाइज करेंगे? दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है बीसीआर एंड एंटीबॉडी आर एनकोडेड बाय द सेम जीन। क्या ये सही है? यस, सेम आ जाएगा ना, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इट इज सेम जीन स्टूडेंट्स, बिकॉज दोनों they are form of what, immunoglobulin proteins, right। इनके जीन्स की यदि आप बात करें, थोड़ा सा कभी पूछे तो ध्यान में रखोगे, हेवी चेन का जीन क्रोमोसोम 14 पे होता है, ठीक है। लाइट चेन में हमको पता है कापा या फिर लेमड़ा रहेगा। कापा रहेगा तो कापा का जीन क्रोमोसोम 2 पे होता है और लेमड़ा का जीन होता है स्टूडेंट्स ऑन क्रोमोसोम 22, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट सही है क्या? यस, तो ए और सी तो हो गए। अब डी देख लो। बीसीआर एंड एंटीबॉडी आर फॉर्म बाय डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग। यस, इन दोनों को डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग से इट कैन फॉर्म। दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू, राइट। सो योर करेक्ट आंसर इज ए सी डी इन दिस एमएसक्यू क्वेश्चन। एक और न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 100 ml solution of pH 10 was well mixed with a 100 ml solution of pH 4। यानी दोनों का सोल्यूशन 100 ml सेम है, राइट। एक pH 10 है और एक pH 4 है। द pH ऑफ रिजल्टेंट, अब ये 100 और ये 100 ले लिया तो 200 ml हो गया ना। द pH ऑफ रिजल्टेंट 200 ml solution इज डैश। क्या करेंगे? What should be the correct answer? Anyone? ट्राई करो, क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पर एक तो आप इक्वल वॉल्यूम वाला भी हम ले सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीज दी है डायरेक्टली उसने। सॉल्यूशन का अगेन देखो, वॉल्यूम हमको पता है, पीएच पता है, तीसरे का वो पीएच पूछ रहा है। यानी एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है सोल्यूशन ए, दूसरा सोल्यूशन है सोल्यूशन बी। इन दोनों का यदि हमने रिजल्टेंट पूछा है, इनको मिक्स कर दिया, इस तरह से हम बोल सकते हैं ना। तो ए सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट्स? ए सोल्यूशन का वॉल्यूम यदि मैं V1 ले ली हूं तो 100 ml दिया है। बी को V2 यदि हम लेते हैं तो ये भी 100 ml दिया है। मिक्सचर जो है इनका, इसका यदि हम वॉल्यूम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V1 और V2, V1 प्लस V2, तो 200 ml हम बोल सकते हैं ना। V1 प्लस V2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 200 ml। या फिर इसको हम लोग
इन शॉर्ट हम इसको V3 भी ले सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐसे ही लेंगे, इसीलिए वो समझ में आएगा। अब यहाँ पर पीएच दिया है, इसका कितना पीएच दिया है 10, इसका पीएच दिया है आपको 4, इसका हमको पीएच नहीं पता, वही निकालना है हमको। ऐसा हम बोल सकते हैं। अब पीएच यानी क्या हो गया, पीएच इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मुझे, तो इसका कितना होगा, पीएच 10 है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस का, तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10, 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, तो इट इज व्हाट 10 टू द पावर -10। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, NH प्लस आयन का 10 टू द पावर -4, एम आई राइट। याद है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस किया हम लोगों ने, राइट। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको, तो मैं इसको C1 ले सकती हूँ, इसको C2 ले सकती हूँ, और ये C3 निकाल, राइट। नाउ आई हैव फॉर्मूला दैट C3 इज इक्वल्स टू व्हाट, C3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो मैं ये क्या कर सकती हूँ, यदि वॉल्यूम भी लेना है तो C3 मल्टीप्लाई बाय, एक और यहाँ पीछे करते हैं हम लोग, देखो C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2 वाला याद है ना, बस वही करना है। C3 इंटू V1V2 को प्लस कर दिया है ना, V3 आ रहा था, मैं इसीलिए ऐसे लिख रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। मुझे क्या निकालना है, C3 निकालना है, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब C1 क्या था, 10 टू द पावर -10, V1 है 100, दूसरा था 10 टू द पावर -4, ये भी है 100, V1 प्लस V2 था 200, एम आई राइट। अब आई थिंक सबको पता है, जब प्लस है बीच में साइन, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से 100 को हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा, 10 टू द पावर -10 प्लस 10 टू द पावर -4 अपॉन 200। I think this is clear. अब इसको कैसे करेंगे, ये आ गया 1/2 इंटू, इसमें से भी अभी ये प्लस है तो हम सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, इन दोनों का भी कॉमन आप निकालो, तो लोवेस्ट ये है तो मैं 10 टू द पावर -4 को बाहर ले सकती हूँ, तो अंदर हो जाएगा वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। यस सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को बाहर निकाला तो 10 टू द पावर -10 में से भी 4 निकल गया, तो -6 बचेगा, और यहाँ पर 1, एम आई राइट। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसका जो भी कुछ आंसर आता है, देखो 10 टू द पावर -6 में +1 करना है, तो ये हम लोग इसको यूज, ये इसको हम लेंगे, वी कैन मेक इट नेग्लिजिबल एक तरह से अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत लीस्ट वैल्यू आएगी, इसकी बहुत ही लीस्ट वैल्यू आएगी, तो हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इतना ही आंसर यदि हमने देखा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, यस, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। इसको और सॉल्व करना पॉसिबल होगा क्या, कि हम लोग इसको इसी तरह से कर सकते हैं। अभी हम इसको इतना ही रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन यदि C3 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, इन्हें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब मेरे को पीएच निकालना है एक्चुअली, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एम आई राइट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा,
सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ क्या आया 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴. So pH is equals to minus log of 0.5 plus log of 10⁻⁻⁴. Yes or no? अब इसको सॉल्व करो. कैलकुलेटर से लॉग निकालो. लॉग ऑफ 0.5 कितना होता है -0.3010. और ये होता है ये तो -4 इधर आ जाएगा तो -4 इंटू 1 यानी -4 हो जाएगा. एम आई राइट? अब अगेन सॉल्व दिस वन ऑल्सो. माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. साइन माइनस की रहेगी 4.3010. अब ये अंदर माइनस बाहर माइनस तो पी एस इज इक्वल टू 4.3010. क्वेश्चन में क्या दिया है? राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस. तो आखिरी का 10 हटा दो तो आंसर आ जाएगा 4.30 के आसपास आपका आंसर आता है फॉर दिस क्वेश्चन. इज दिस मच क्लियर कैसे करना था इसको? ऑल ऑफ यू राइट. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. An organism uses only the glycerophosphate shunt pathway to transport cytosolic NADH to mitochondria. एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्लिसरोफॉस्फेट शंट पाथवे ही यूज करता है साइटोसोलिक NADH को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड complex 1, complex 2 and complex 4 of ETC in this organism transport 2.5, 1.5 and 2 protons respectively. इसी organism में ETC की यदि हम बात करें तो हर 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 1, 2, 3 कॉम्प्लेक्स कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 2.5, कॉम्प्लेक्स 2 आपका 1.5 और कॉम्प्लेक्स 3 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. द H+2 ATP रेशियो फॉर F0 F and ATPs of this organism is 4. टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. यानी H+2 ATP रेशियो यानी फॉर 1 ATP कितना H+ लग रहा है? 4. 4 H+ आर रिक्वायर्ड. 4 प्रोटॉन रिक्वायर्ड एक एटीपी बनने के लिए. So the number of ATP molecules synthesized by oxidizing this NADH from glycolysis is rounded off. तो कितना ATPs synthesized होंगे ये NADH से? ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है तो बच्चा ग्लाइकोलिसिस में मुझे पता है ग्लूकोज इज व्हेन कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट. एम आई राइट? तो यहाँ पर टोटल NADH कितना आपका रिलीज हो रहा है? 2 NADH रिलीज हो रहा है. राइट. अब नॉर्मली ETC में जब हमको यहाँ पर तीनों के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो हम लोग देखते हैं कि NADH आपका आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स 1 में. कॉम्प्लेक्स 1 से वो जाता है यूबिक्विनोन के पास में. एम आई राइट? फिर जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में. लेकिन यहाँ पर उसने ये एक सेंटेंस दिया है कि ये ऑर्गेनिज्म में NADH जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वो सिर्फ ये शंट पाथवे के थ्रू ही हो रहा है. ये ना ये कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं जाएगा. एम आई राइट? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए वो यूज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरोफॉस्फेट शंट पाथवे. यानी आपका कॉम्प्लेक्स 1 में का जो यहाँ से जो 2.5 प्रोटॉन आपके जा रहे हैं वो NADH वाला जो केस है यहाँ पर नहीं होगा. एम आई राइट? तो मेरे को क्या देखना है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 की बात देखना है. यानी जो इलेक्ट्रॉन आपके FADH के साथ थ्रू जा रहे थे दैट ओनली आई हैव टू सी देयर. एम आई राइट? तो यहाँ पर 1.5 दिया और यहाँ पर 2 दिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 3 कॉम्प्लेक्स को मिला दिया तो 1.5 प्लस 2 दैट इज 3.5 प्रोटॉन्स. ये हो गया फॉर 1 NADH. यहाँ पर 2 NADH की बात हो रही है, इसको इंटू 2 करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यस तो आपका कितना हो जाएगा? 7.
7 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, एक एटीपी के लिए 4 प्रोटॉन्स चाहिए, यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स हैं, तो कितने एटीपीज बनेंगे ये देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटीपीज इज इक्वल्स टू 7/4, एम आई राइट, कि 4/7 करेंगे, 7/4 है ना, तो 4 1 जा 4, 5 6 7 3 बचेगा, 4 5 जा 4, 7 जा, और बाद में दो बचेगा, तो 4 5 जा, यस 1.75, तो कितना 2 डेसिमल तक बोला है उसने, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.75, राइट। इन्हें कितने एटीपीज बन रहे हैं इससे, हमारे नंबर ऑफ एटीपीज इट वुड बी 1.75 बाय दिस 7 प्रोटॉन्स। आई थिंक दिस इज क्लियर कैसे करना था। इसको हमको क्रॉस क्यों करना था, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन में जा ही नहीं रहा है वो एनएडीएच। एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए क्या यूज कर रहा है, ये शंड पाथवे यूज कर रहा है, तो मुझे इसको यूज ये देखना ही नहीं था, मुझे देखना था सिर्फ 2 और 3 वाले कॉम्प्लेक्स को ही, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। तो इस तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने थे, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। 2023 से मैंने मोस्टली क्वेश्चंस लिए थे ये वाले क्लास के। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग और भी काफ़ी कुछ क्लासेस करेंगे गेट के रिलेटेड ही। इकोलॉजी इवोल्यूशन से भी मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, मोस्टली शायद से वो रिकॉर्डेड ही रहेगी। और जो बच्चे क्लासेस देख रहे हो एक बार थोड़ा सा नोट कर लो, मैं हमेशा बताती हूँ कि अभी जो हम सीरीज ले रहे हैं गेट की, उसमें आपको दोनों तरह के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव भी मिल रहे हैं और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, यस। सो यू हैव टू वॉच व्हाट, वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव एंड वीडियोस बोथ, राइट। जब आप चैनल पे जाओगे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देखना है, वहां से भी आपको देखना है कौन कौन सी क्लासेस दिख रही है, लाइव पे भी देखना है, कुछ लाइव में आपको मिलेंगे वीडियोस, कुछ रिकॉर्डेड में मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों को आपको सर्च करना है और दोनों से जो भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं यू हैव टू टेक द यूज ऑफ दैट, आपको वो देखना है ताकि आप लोगों के प्रैक्टिस होती रहे, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। चैनल्स को बेटा जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर करते रहिए, सेशन को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, देखो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे आपको तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन भी आएंगे, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यस द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। आपको कुछ सजेशन देना है तो आप लोग कुछ सजेशंस भी दे सकते हो इफ़ यू फील, तो हम उस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट थिंग। यहाँ पे अभी हम अभी तो गेट का एग्जाम है इसलिए मैं PYQs ले रही हूँ, बट यस मैं आप लोगों की थियरी क्लासेस भी लेने वाली हूँ विच विल बी यूजफुल फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। साथ साथ में MSc BSc जो कर रहे हैं बच्चों उनको भी आप लोगों को यहाँ से जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपको काम में आने वाला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए कि दे कैन ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब द थिंग्स, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, एग्जाम की डेट और पास पास में आ रहा है हमारा एग्जाम, राइट। सो ऑल द बेस्ट टिल वी कम टू द नेक्स्ट क्लास। जल्दी से मैं दूसरी क्लास भी लेकर आ रही हूँ, तब तक के प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, रिवाइज करते रहो। Thank you very much. I hope you like the session, right? So, bye bye, take care, and have a good day. Bye, students. Bye, everyone.